तो जो जॉन वेकलिफ था ना, उसने तो बाइबल को जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। अब जो इंग्लिश बोलते थे, जिन्हें इंग्लिश समझ आती थी, वो तो बाइबल को सीख जाएंगे। अब इंग्लिश में हो गई है, पहले बाइबल लैटिन में थी, ये याद रखिएगा। फिर क्या हुआ जी, फिर ये हुआ कि जॉन वेकलिफ तो लिख गया जी इंग्लिश में। अब 16th सेंचुरी में मुख्तलिफ किस्म के जो थे वो रिलीजियस स्कॉलर हमने देखा, तो उनने भी इंग्लिश में ही ट्रांसलेशन किया। अब देखिए, हर किसी की ट्रांसलेशन अलग होगी, हर किसी का मेथड अलग होता है। फ़र्ज़ करें, अगर मैं एक चीज़ को सीख रही हूँ, अगर मैं एक चीज़ को बता रही हूँ ना, मेरा बताने का मेथड अलग होगा। मुझे जो समझ आई है मैं वो बताऊँगी, अगले बंदे को क्या पता उससे अलग समझ आई हो, ये डिपेंड करता है ना। इसी तरह जिन्होंने बाइबल जो थी वो लैटिन में थी, जिस बंदे ने इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट किया, अब उसे जो चीज़ समझ आ रही थी उसने उसके मुताबिक ट्रांसलेट किया होगा, यही बात है। अब जब मुस्लिम स्कॉलर्स आए, उन्होंने अपनी अपनी ट्रांसलेशन भी इंग्लिश में की, इसलिए ये इनके मुख्तलिफ वर्जन्स हैं। फिर क्या हुआ, जो इनमें जो विलियम टिंडेल ने क्या किया कि ये तो सारे इंग्लिश में करे जा रहे हैं, ये भी इंग्लिश में करेगा, वो भी इंग्लिश में करेगा, बस थोड़ी सी वर्डिंग या कुछ चेंज होगा, तो और जो है उनका क्या होगा। तो उसने क्या किया, विलियम टिंडेल ने क्या किया, उसने ग्रीक और हिब्रू वर्जन्स जो हैं वो बाइबल के वो बनाए, क्योंकि देखें और तो वो बना रहे थे, तो उसने ग्रीक एंड हिब्रू जो किया ना, उसकी वजह से विलियम टिंडेल को बहुत ही ज़्यादा शोहरत मिली। उसकी जो ट्रांसलेशन थी वो 1529 में, बाइबल की जो फर्स्ट ट्रांसलेशन जो उसने की थी वो 1529 में पब्लिश हो गई थी। और ये बहुत मुख्तलिफ किस्म के जो बाद में ट्रांसलेटर थे उनके लिए उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि ये वाहिद बंदा था जिसने ग्रीक और हिब्रू को पहले जो है वो सिलेक्ट किया। उससे पहले जितने भी ट्रांसलेटर्स थे वो वेकलिफ को देख के, जॉन वेकलिफ को देख के वो इंग्लिश में ही करे जा रहे थे। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या हुआ, 1537 में वो चीज़ तो ख़त्म हो गई। अब उसके बाद हुआ जो 1537 में एनोदर मतलब एक और क्लर्जीमैन था, जो उसका नाम क्या था, माइल्स कवरडेल। अब वो जो कवरडेल था उसने क्या किया, उसने कंप्लीट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल। अब देखें, मेरी बात सुने, अब इधर लिखा हुआ है कि कवरडेल जो था वो उसने कंप्लीट इंग्लिश ट्रांसलेशन बाइबल की। इट मींस जो पिछले थे उन्होंने पूरी ट्रांसलेशन बाइबल की ही नहीं। ठीक है जी। मींस वो थोड़े थोड़े चंक्स, कोई भी एक पेज या फिर कोई थोड़ा सा करके उसे ट्रांसलेट कर देते थे, पूरी किसी ने नहीं की। किसने पूरी की, कवरडेल ने। ठीक है। उसके बाद मेरे पास आया कि कवरडेल को जो था वो ग्रीक और हिब्रू पे कमांड नहीं थी, इसीलिए उसने क्या किया है, वो लैटिन और ग्रीक वर्जन्स जो थे उसने बाइबल के बनाए। ठीक है। मींस उसमें उसने ट्रांसलेट किया, तो इससे क्या समझ आती है, बाइबल लैटिन में भी नहीं थी, आई थिंक सो। अब उसके बाद मेरे पास आता है जो कवरडेल्स की जो इंग्लिश ट्रांसलेशन थी वो उसके कंटेम्प्रेरीज़ ने यूज़ की। कंटेम्प्रेरीज़ आई थिंक वो लोग होते हैं जो फॉलो करते हैं या फिर एक कंपटीशन में होते हैं, आई थिंक सो। उसके बाद होता है 1549 में हमारे पास क्या हुआ, जो एडवर्ड सिक्स था। द एडवर्ड सिक्स जो था, उसकी जो रेन, जो उसकी सल्तनत थी, उसका जो दौर था, उसमें क्या हुआ, जो देखें एडवर्ड सिक्स आपको याद होगा, एडवर्ड सिक्स कौन था, याद है या नहीं। एडवर्ड सिक्स वही नहीं था, हेनरी एट का बेटा, एडवर्ड सिक्स, जिसने 9 साल की उम्र में जिसे वो मिली थी, आई थिंक सो ये वही एडवर्ड सिक्स है, वही है। तो इसमें हमारे पास क्या हुआ था, जो बुक है कॉमन प्रेयर जो है, उसने क्या किया कि एडवर्ड सिक्स के रेन में जो है एक बुक कॉमन प्रेयर के नाम से की गई, जिसे कंपाइल किया आर्च बिशप क्रैनमर ने, और जो पब्लिश किया गया। और मतलब ये चीज़ें, हर चीज़ वो बता रहे हैं कि इसमें ये ट्रांसलेशन हुई, इसमें ये ट्रांसलेशन हुई। देखें 1429 एडवर्ड सिक्स के जो है वो रेन में ये चीज़ें हमारे पास हो गई कि उसमें तो इसी तरह जो एलिज़ाबेथ वंस के रेन में भी कोई बुक होगी, कॉमन प्रेयर को डिक्लेयर किया गया ऑफिशियल प्रेयर बुक। एडवर्ड जो सिक्स था उसमें क्या हुआ था, वो कंपाइल किया गया था, पब्लिश किया गया था, उससे कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं हासिल थी। जबकि एलिज़ाबेथ वंस का जो रेन था, जो उसका दौर था, उसमें क्या किया, ये जो कॉमन प्रेयर जो थी, वो जो बुक थी, उसे
ऑफिशियल प्रेयर बुक का ओहदा मिल गया, और कह सकते हैं कि उसे वो वैल्यू मिल गई। कहते हैं कि विलियम टिंडेल ने बाइबल को जो है वो इंग्लिश में भी किया, और उसके अलावा उसने रिलीजियस पैम्फलेट भी लिखे। देखें, उसने एक चीज़ को नहीं किया, उसके प्रोटेस्टेंट बिलीफ जो थे उस पर भी उसने वर्क किया। मतलब वो जो थे जो मीन्स हर चीज़ को उसने किया, कि देखें उसने इंग्लिश में भी किया विलियम टिंडेल ने, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आता है कि जो टिंडेल्स जो प्रोटेस्टेंट व्यूज़ थे ना, वो किसे अटैक कर रहे थे, वो सर थॉमस मोर को कर रहे थे, जो कोर्टियर था हेनरी एट का। तो क्या हुआ, जो मोर जो था वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा था, और वो जाना किस वजह से जाता था, उसका जो लैटिन प्रोज वर्क था ना, उसने जो यूटोपिया लिखा था उसकी वजह से। उसने जो उसमें लाइफ को एक आइडियल वर्ल्ड की सूरत में उधर पेश किया था। उसके बाद मेरे पास जो सर थॉमस मोर था, वो मतलब वो कैथलिक किस्म का था ना। हमने कहा कि ये जो प्रोटेस्टेंट था ना वो पिछला टिंडेल, तो जो सर थॉमस मोर के वो जो था, वो सारी बात है, वही सर थॉमस मोर जो थे वो कैथलिक थे। तो उसने क्या किया कि उनने 1528 में जो है वो एक पैम्फलेट लिखा, आई डायलॉग जो कंसर्निंग हेरेसीज एंड डिफेंडेड द पोजीशन। मतलब वो सारी उनने चीज़ सीखी, कैथलिक चर्च। आप देखें, मेरी बात सुने। विलियम टिंडेल जो था वो जो था थॉमस मोर का वी कैन से दैट एक किस्म का दुश्मन भी कह सकते हैं, या फिर वो उनके खिलाफ था। थॉमस मोर के खिलाफ विलियम टिंडेल क्यों थे? विलियम टिंडेल इसके लिए खिलाफ थे क्योंकि विलियम टिंडेल जो थे वो प्रोटेस्टेंट थे। उन्होंने लिखी बाइबल, ये नहीं ये कहते कि नहीं लिखी, उन्होंने ट्रांसलेशंस भी लिखी, लेकिन वो प्रोटेस्टेंट थे। प्रोटेस्टेंट इस तरह थे मींस कि वो हर चीज़ को इस तरह बिलीव नहीं कर लेते थे, वो प्रोटेस्टेंट थे। जिसके उसके बरक्स जो वो था, वो सर थॉमस मोर जो थे ना, वो कैथलिक थे, मींस वो ऑर्थोडॉक्स थे। वो चीज़ों को क्या कहते थे, सिर्फ रिलीजियस और मींस के उन चीज़ों पे उनका ज़्यादा फोकस था। इन दोनों में इसलिए ये थोड़ी चलती रही। तो इसमें क्या हुआ कि इनने सर थॉमस मोर जो थे उनने मतलब इसका ये एक पैम्फलेट लिखा, जिसका मतलब जो टाइटल था, आई डायलॉग कंसर्निंग हेरेसीज एंड डिफेंडेड द पोजीशन ऑफ कैथलिक चर्च, और वो सारा चीज़ें आ गई। तो ये हमारे पास था कि वो कैथलिक चर्च की जो पोजीशन है उसे वो सेव करना चाहते थे। इसके रिस्पॉन्स में जो विलियम टिंडेल ने क्या लिखा, उन्हें आंसर लिखा सर थॉमस मोर के डायलॉग में, और ये फिर सारी इसी तरह सर थॉमस मोर ने वापस रिप्लाई किया, ठीक है, टिंडेल्स के आंसर को। तो अब इसमें जो है कि उसमें जो था ना इमेजिनरी डायलॉग लिखे गए, और इसमें अनदर मीन्स के अगर आप देखें ना, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया गया है। सर थॉमस मोर और विलियम टिंडेल में क्या फ़र्क था? सर थॉमस मोर और विलियम टिंडेल का हमने अभी देखा कि उसने हिब्रू और जो था हिब्रू, और कौन सी थी, हिब्रू एंड हाँ, ग्रीक एंड हिब्रू में उसने की थी विलियम टिंडेल ने। विलियम टिंडेल ने इन दोनों में उसमें थी ना वो चेंजिंग मीन्स के वो काम किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो उसके अलावा उन्होंने इंग्लिश में भी लिखा विलियम टिंडेल ने, ये हमने देखा। फिर उसके बाद जो सर थॉमस मोर थे ना, इन चीज़ों को सही करके समझने की कोशिश करें। सर थॉमस मोर जो थे वो कैथलिक थे, जो टिंडेल था वो प्रोटेस्टेंट था। अब क्या हुआ कि जो टिंडेल था उसको मतलब सर थॉमस मोर, कोई होते हैं ना कुछ लोग जिनसे हमें एक कंपटीशन होता है, या फिर एक होता है ना कि वो क्या बोलते हैं उनसे, जेलसी, और नहीं जेलसी नहीं इधर कह सकते, वो हिलाफ, या जिन्हें जवाब देना हमें अच्छा लगता है, या कुछ भी आप बोल सकते हैं। वो जो लोग होते हैं अपनी राय हमें ज़्यादा बेस्ट लगती है, और हम वो जवाब देना चाहते हैं ना कि आप गलत हो, और इस तरह। तो इन दोनों में ये चलता रहा अगर देखा जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है कि ये सर थॉमस मोर, और इनमें दोनों ये था। सर थॉमस मोर जो था वो कैथलिक चर्च, रिलीजियस चर्च की वो ज़्यादा हमायत करते थे, जबकि जो विलियम टिंडेल थे वो इस तरह नहीं उनके करते थे। और जो सर थॉमस मोर थे वो किस लिए मशहूर थे? विलियम टिंडेल का तो हमने देखा जो उन्होंने ग्रीक एंड हिब्रू में
की थी ट्रांसलेशन, उसकी वजह से विलियम टिंडेल मशहूर हुए। जबकि जो सर थॉमस मोर हैं, उनके मशहूर होने की वजह उनका जो लैटिन प्रोज वर्क था यूटोपिया, उसकी वजह से जो थे वो सर थॉमस मोर जो थे वो हमारे पास मशहूर हुए। तो ये हमें इनमें फ़र्क पता चल गया इंशाअल्लाह। उसके बाद हमारे पास सर थॉमस मोर का और ये विलियम टिंडेल का वही चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आया कि इधर तक लिखा था ना, ही रोट हिज वर्क इन प्रिजन। तो किधर थे हम? सर थॉमस मोर ने यहाँ था, देखें। उसके बाद मेरे पास आता है कि एक और जो मोर ने जो वर्क लिखा था वो क्या था, डायलॉग ऑफ कंफर्ट अगेंस्ट ट्रिब्यूलेशन। वो उनने लिखा था जब इम्प्रिजन थे लंदन के टावर में, जब हेनरी एट जो थे वो मतलब मींस वो कैथलिक चर्च को हेनरी एट ने वूम ही अपोज्ड फॉर ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द कैथलिक चर्च। अब देखें, मेरी बात सुने, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। इतने मज़े का ये लिखा हुआ है ना कि जो विलियम थॉमस मोर थे ना, थॉमस वो मोर याद रखें, हेनरी एट का हमने बोला था कि वो शादी करना चाहता था, जिससे शादी करना चाहता था उससे जो कैथलिक चर्च थी वो उसके खिलाफ थी, ठीक है। तो मतलब वो चाहता था कि वो एन बुलेन से शादी करे। तो लेकिन जो कैथलिक चर्च थी वो कहती थी कि कैथरीना फेरागोन से। अब हमने बोला था जो मोर था ना वो कैथलिक चर्च का बहुत ही ज़्यादा था, तो उसे इस वजह से इम्प्रिजन कर दिया गया। क्यों किया गया? जब हेनरी एट जो था वो उसने लॉज को ब्रेक किया, और ज़ाहिर बात है जो ज़्यादा उसका तरफदार होगा तो उससे तो उसने किया ही होगा ना। तो उसने ये चीज़ें इमेजिनरी डायलॉग लिखे, उसने एंथनी एंड विंसेंट और बहुत सी चीज़ें इसने लिखी। तो इसने ये चीज़ें ये सारी इसमें आ जाती हैं कि उसने काम किया। क्या मीन्स आपको इतनी ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो आपने देख ली कि इसमें क्या क्या था हमारे पास। कि तो हेनरी ये मोर किस वजह से गए थे, यही वजह थी कि हेनरी एट को जो ना शादी का मसला हो गया था, लेकिन बाद में उसने शादी की भी एन बुलेन से। उनकी बेटी जो थी ना वो एलिज़ाबेथ वन थी, याद रखिएगा। फिर उसके बाद मेरे पास ये चीज़ें आ जाती हैं, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद मेरे पास आता है हिस्ट्रीज़ एंड बायोग्राफीज़। अब इनकी हिस्ट्रीज़ और ये सारी इनके थॉमस मोर और जो भी है ना, इनकी अब आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ी थोड़ी इन्हें बताएंगे। कहते हैं जो सर थॉमस मोर थे ना, उनकी जो लाइफ है वो रिकॉर्ड की उनके सन इन लॉ ने, जो सर विलियम रूपर थे, ठीक है। और उनने उसका टाइटल क्या लिखा, जो उनने लाइफ के बारे में जो उनने सारा लिखा, उसमें जो बुक का टाइटल लिखा ना वो था द लाइफ ऑफ सर थॉमस मोर। तो उसे पब्लिश किया गया 1556 में, ठीक है। 1556 में उसे पब्लिश किया गया और ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद सेकंड थे बंदा, वो था एडवर्ड हॉल। एडवर्ड हॉल को क्या किया? एडवर्ड हॉल को उसके फेमस वर्क जो था यूनियन ऑफ टू नोबल और एंड फैमिलीज ऑफ लैंकेस्टर एंड मतलब उसकी वजह से ये जो रिकॉर्ड हुआ ना उसकी वजह से इसे जाना जाता है। किस रेन में लिखा गया, किस दौर में लिखा गया? ये हेनरी आईवी के दौर में लिखा गया और हेनरी एट तक ये चला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कहते हैं कि इस बुक को हम बोलते हैं हॉल्स क्रॉनिकल। ये बुक किस नाम से जानी जाती है हॉल्स क्रॉनिकल। अब देखिए क्रॉनिकल क्या होते हैं, ये जो हमारे पास ना ये सारा डेटा जो होता है ना, हमारे पास जो बायोग्राफी जो हमारी हिस्ट्री होती है, जो हमारे पास जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए होते हैं उसे हम क्रॉनिकल बोलते हैं, ठीक है जी। इसकी लाइफ के इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो रिकॉर्ड किए गए वो सारा जो डेटा था एक तरतीब से, उसे हम क्रॉनिकल कहते हैं। और वो पब्लिश हुआ 1548 में, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आगे जॉन फॉक्स। अब जॉन फॉक्स ने क्या किया था, एक हिस्टोरिकल वर्क लिखा था जिसका नाम था एक्ट्स एंड मोनूमेंट्स। ये किसने लिखा था? जॉन फॉक्स ने लिखा था। इसको हम जाना जाता है बुक ऑफ मार्टर्स। बुक ऑफ मार्टर्स के नाम से जिसको जाना जाता है वो जॉन फॉक्स की वी कैन से दैट वो उसने एक हिस्टोरिकल वर्क लिखा था जो एक्ट्स एंड मोनूमेंट्स था, ठीक है जी। और उसका जो ओरिजिनल लैटिन वेरिएंट था ना बुक
बुक का, वो पब्लिश हुआ था 1559 में। और जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है जो इसकी अवेलेबल है अवेलेबल हुई थी 1563 में। मीन्स के जो पहले था वो 1559 तक जो था वो लैटिन वर्जन में था, लेकिन 1563 में जो है वो इसका इंग्लिश वर्जन भी आ गया था। किसका? बुक ऑफ मार्टर्स का। किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? जॉन फॉक्स ने। नाम इस बुक का था एक्ट्स एंड मोनूमेंट्स, लेकिन उसे याद किस नाम से किया जाता है? बुक ऑफ मार्टर्स। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या है कि ये अकाउंट है डिफरेंट मार्टर्स का, और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इनमें, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो उसके बाद मेरे पास आता है कि ये इसी तरह ये सारे नाम लिखे हुए हैं ना। तो उसके बाद मेरे पास आएगा कि द फर्स्ट प्रिंटेड, सारा करना पड़ेगा। अच्छा कर लेते हैं। कहते हैं कि मोस्ट ओरिजिनल पार्ट जो है इस प्रोज वर्क का जो था वो हमारे पास क्या था? लाइफ ऑफ जो इंग्लिश प्रोटेस्टेंट्स थे उनके बारे में, जिन्हें एग्जीक्यूट किया गया था जो मैरी द कैथलिक के रेन में। तो अब हमारे पास क्या जो हिस्टोरिकल जो वर्क थे जिनमें मतलब मीन्स के स्ट्रगल बहुत ज़्यादा लिखी इंग्लिश मतलब जो जिनमें वो इंग्लिश प्रोटेस्टेंट्स की जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी वो शामिल थी। उनमें जो फर्स्ट जो प्रिंटेड हिस्ट्री जो थी ब्रिटिश आइल्स की थी ना, जो 16th सेंचुरी में प्रोड्यूस हुई थी, उसका नाम था रफ़ेल हॉलनशेड। रफ़ेल रफ़ेल अच्छा, ये नाम जो है ना ये जो है ये आई थिंक ये लैटिन में है या ये किस वर्ड में है? इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अजीब सी है। रफ़ेल, या इसे क्या बोलते हैं? रफ़ेल नहीं बोलते इसे, रफ़ेल होलनशेड आई थिंक सो। तो ये जो है ये हमारे पास है। इसमें क्या किया गया? ये क्रॉनिकल्स लिखेंगे इंग्लैंड के, स्कॉटलैंड के, और ये सारी चीज़ें लिखी गई। ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रही। उसके बाद हमारे पास आता है हमारे पास इंस्ट्रक्टिव प्रोज। अब इंस्ट्रक्टिव प्रोज जो था इसमें क्या था? इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो हदायत होती हैं। तो इंस्ट्रक्टिव प्रोज क्या होगा? ऐसा प्रोज होगा जिसमें इंस्ट्रक्शंस होंगी आई थिंक सो। अब इसमें क्या था कि जो इंग्लिश प्रोज राइटर्स थे जो 16th सेंचुरी के थे, वो डिफरेंट प्रोडक्ट जो था वर्ड्स लिखते थे कॉमन पीपल को एजुकेट करने के लिए। ज़ाहिर बात है फिर इंस्ट्रक्शंस ही होंगी ना। और ना वैरायटी मुख्तलिफ किस्म के लिखते थे। इनमें जो है मिसाल दिया, जैसे सर थॉमस इलियट थे, उनने क्या किया था? उन्होंने बुक ऑफ गवर्नर लिखी थी। इस बुक में क्या था? ये लिखी किस वजह से की थी कि वो जेंटलमैन जो कंटेम्प्रेरी हैं उन्हें क्या किया जाए कि उन्हें अपनी जो है वो पोजीशन को जिससे हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ पब्लिक मैटर मीन उन पे जो है उन्हें फोकस करना चाहिए, या फिर उन पे वो किस तरह वर्क कर सकते हैं। तो ये जो था उसने वो लिखी थी। उसके अलावा जो बुक के जो कंटेंट थे ना वो क्या थे? ये इन्फ्लुएंस कर रहे थे रेनेसांस, और ये जो चीज़ें थी उनमें ये सारी चीज़ें आ गई थी। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास आती है ना, जो एलियट का ये जो वर्क था ना उसमें ये डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपनी डिफरेंट एनेक्डोट्स डाले। उसके बाद मेरे पास आता है कि जो इसका जो प्रोज स्टाइल था वो मतलब उसकी क्लैरिटी की वजह से जाना जाता है। मींस जो हमारे पास एलियट था उसका काम इतना क्लियर होता था, मतलब उसमें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि यार ये अगला बंदा क्या बोल रहा है। मींस उसकी बातें आसानी से समझ आ जाती थी। उसके बाद जो सेकंड आया वो रॉजर एशम था। अब रॉजर एशम जो था वो एक्सपर्ट था ग्रीक लैंग्वेज में, और वो पढ़ाता था या उसने पढ़ी थी सॉरी, वो ग्रीक एंड पढ़ाता था एलिजाबेथन एज में। वो पढ़ाता था ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस एलिजाबेथ वन के एज में। अब एलिजाबेथ वन आपको याद होगा एलिजाबेथ वन कौन थी? एंड बुलेन एंड हेनरी एट की जो बेटी थी वो एलिजाबेथ वन थी। ठीक है जी। अब उसके बाद ये क्या किया गया कि उसके जो डिटेक्टिव राइटिंग थी, और इसके बाद एशम की जो बुक थी एक और थी जिसका नाम था टॉक्सिफिलस और या लवर ऑफ द बो, ये भी पब्लिश हुई। और इसमें डिस्कस किया गया आर्चरी का, और ये उसमें स्किल्स बो की, और ये सारी एरोड बो की, और जो सारी चीज़ें ना वो उसमें बताई गई, स्पोर्ट्स जो थी इंग्लिश में इंग्लैंड में। ठीक है। उसके बाद मेरे पास आता है This book is written in the form of dialogues and reflects
कि हाँ ये चीज़ है ना, ये मतलब उसके मतलब अपनी पिक्चर ऑफ लाइफ। और ये आशम ने जो आशम था उसने हमारे पास स्कूल मास्टर भी एक बुक लिखी थी, जो उसका मतलब क्या था, या जो वो बुक लिखी थी ये उसकी वजह क्या थी, उसका जो मकसद था वो टीचर्स को गाइड करना लैटिन लैंग्वेज के, ठीक है। और ये पब्लिश की गई थी 1570 में, देखें स्कूल मास्टर मास्टर। और ये देखें ना, और उसके बाद थॉमस विल्सन की बारी आई। थॉमस विल्सन ने अपनी एक जो फर्स्ट बुक है द रूल ऑफ रीज़न लिखी 1551 में, और इसने उस बुक में ना मतलब आर्ट ऑफ लॉजिक और वल्गर टंग यूज़ किया। अब देखिए ये सारी चीज़ें इसी तरह हर कोई एक एक लिखता गया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आता है प्रोज रोमांस, ठीक है। प्रोज रोमांसिस क्या थे, ये जो था हमारे पास ये जो जॉनरा था रोमांस का, ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था इंग्लिश में मिडल इंग्लिश पीरियड से। और इसमें मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास देखें प्रोज रोमांसिस है ना, इसमें मुख्तलिफ किस्म के आगे इसमें जो सर थॉमस मैलरीज डेथ ऑफ ऑथर जो था वो प्रोज रोमांस जो था वो 15th सेंचुरी में लिखा गया था। बता क्या रहे हैं, जो सर थॉमस मैलरी था ना उसका जो प्रोज था वो लिखा तो 15th सेंचुरी में गया था, लेकिन उसे कोई पब्लिश करने वाला नहीं मिला था, जिसकी वजह से उसने 16th सेंचुरी में, हम अभी 16th सेंचुरी पा रहे हैं ना, तो इट मीन्स उसका काम तो पहले लिखा गया था, लेकिन लेकिन वो पब्लिशर नहीं मिला था, जिसकी वजह से उसने उसे 16th सेंचुरी में वो किया। अब राइटिंग रोमांसेस जो था वो मतलब फ्लरिश होने लगा 16th सेंचुरी में। उसके बाद मेरे पास आते हैं कि मतलब इंग्लिश प्रोज जो था वो मतलब बहुत ही ज़्यादा इसकी वैल्यू होने लगी, और इसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस राइटर थे ना वो थे सर फिलिप सिडनी, जॉन लिली, थॉमस नैश, थॉमस डेलनी। सर फिलिप सिडनी, देखें हमने नाम देखे, सर फिलिप सिडनी, जॉन लिली, थॉमस नैश, थॉमस डेलनी। अब जो सर फिलिप सिडनी थे ना उन्होंने क्या किया था, उन्हें वो सिग्निफिकेंट वो लिटरेरी आर्टिस्ट थे, मतलब मतलब एक सोल्जर थे, एक कोर्टियर थे, एक स्टेट्समैन थे। उनने पोइट्री भी लिखी, प्रोज भी लिखा इंग्लिश में। और ये कहते हैं कि जो थॉमस सिडनी हम बोल रहे हैं ना, उनका जो मशहूर जो प्रोज है वो आर्केडिया है, जो उनने लिखा 1570 में और पब्लिश हुआ 1590 में। देखें पब्लिश कब हुआ और रिटन कब हुआ, 20 साल का फ़र्क है। 20 साल के बाद वो जाके उनका जो फेमस वर्क है आर्केडिया वो पब्लिश हुआ, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या था, आर्केडिया जो था ये पेस्टोरल मतलब स्टोरी बताता है ना, ये चरवाहे होते हैं ना, आई थिंक सो। तो वो आइडियल वेयर द मतलब ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं कि वो ये आइडियल वर्ल्ड के बारे में, जो करेक्टर्स इसमें कौन होते हैं, शेपर्ड्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, जो पीसफुली और हैप्पीली रहते हैं। आर्केडिया इसलिए मशहूर हुआ, मीन्स वो एक खूबियाँ बयान कर रहा है, और उसने ऐड किया कि मतलब उसमें पॉपुलर मतलब ऐसी चीज़ें ऐड की जिसकी वजह से ना वो उसमें क्या क्या उसने ऐड किया कि जो सेपरेशन और यूनियन जो थी पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन की, और आइडेंटिटीज़ में जो हमें नहीं मतलब पता होती है, और मीन्स के हर चीज़ उसने उसमें ऐड की, तो जिसकी वजह से वो फेमस हुआ। उसके अलावा जो रोमांसेस हैं उनको डिवाइड किया गया बुक्स में, और ये फाइव आर्केडिया जो था वो हमारे पास जो था इमेजिनरी कंट्री था, जो जिसे जो है वो रूल कौन करता था, एक जेंटल और काइंड है हर जो आर्केडिया जो था ना वो जिसे वो से जो चलाता था वो कौन था, एक बहुत ही जेंटल एक बहुत ही अच्छा इंसान था जिसका नाम था बेसिलस। अब उसकी जो थी एक वाइफ थी और उसकी 2 डॉटर्स थी, पेमला एंड फिलोक्लिया। अब देखें उसके बहुत से ज़्यादा पार्ट्स हैं ना, एक हम ये एक उसमें से एक स्टोरी सी एक देख रहे हैं, एक पार्ट देख रहे हैं जो आर्केडिया है। आर्केडिया जो है वो एक कंट्री उन्होंने बनाई हुई है, ठीक है, एक इमेजिनरी जो कंट्री है जिसे एक बहुत ही एक अच्छा इंसान चलाता है बेसिलस, उसकी एक बीवी है, उसकी 2 डॉटर्स हैं, एक पेमला है और एक फाइलोक्लिया है। अब जो बेसिलस है ना वो अपनी फैमिली के साथ रिटायर मतलब वो होते ना छुट्टी ले ली अब नहीं और करना, और वो क्या करता है रिटायरमेंट ले लेता है। अब मुझे ये समझ नहीं आती वो जब खुद ही चला रहा था तो उसे कौन सी रिटायरमेंट मिली,
अब ये उन्होंने बनाई हुई है कहानी, तो उस पर यकीन तो करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि ये जो लाइफ थी, देखें खुद रिटायर हुआ है तो अपनी बेटियों को बना देता, क्या ज़रूरत थी। चलें, हो गया, जो करना था इन्होंने कर दिया। अब मेरे पास क्या है कि जो बेसिलस था ना वो रिटायर हो गया। अब रिटायर होने के बाद वो मतलब वो एक जगह रहने लगा, कोई दूर सा कंट्री साइड, कंट्री के करीब ही कहीं। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो दो प्रिंस थे ना दूसरे कंट्री के, वो आर्केडिया आए और उन्हें उसकी ना दोनों बेटियों से, बेसिलस की जो थी उनसे मोहब्बत हो जाती है। अब जो थे इन्होंने क्या किया, अपना हुलिया बदला। उन्हें अब वो खूबसूरत लगी, उन्हें वो अच्छी लगी। अब वो उनसे मिलना चाहते हैं। अब वो कैसे मिलेंगे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। अब वो क्या करते हैं कि वो अपना सारा ना हुलिया ही चेंज करके जाते हैं, तो वो कि वो उन प्रिंसेसेस से मिल सकें और उन्हें अपने दिल का हाल बता सकें। क्या होता है कि वो जो दो प्रिंसेस होती हैं ना, वो बेसिलस जो जो प्रिंस होते हैं, वो उन्हें मतलब उन्हें ना उन्हें पकड़ लिया जाता है इस मतलब वे में कि वो जो हैं वो बेसिलस का कत्ल करने आए हैं। ठीक है जी। जब और ये चीज़ें पेचीदा होती जाती हैं, समझ नहीं आती ये करने क्या आए हैं, तो उनमें से दो प्रिंस प्रिंस जो होते हैं ना, उनमें से एक जो फादर होता है ना, उनमें से एक प्रिंस का, वो क्या करता है, वो आता है, वो मुदाखलत करता है और इस सारे मसले को हल करता है और बताता है कि ये बात थी, मेरे बेटे को आपकी बेटी अच्छी लगती थी जिसकी वजह से ये आप इधर ये हुलिया बदल के आए, इनका कोई इरादा नहीं है आपको मारने का। तो ये सारी चीज़ें उसने की, तो वो बहुत ही ज़्यादा वो कहते हैं ना, खुशियाँ ही खुशियाँ फैल गई हर तरफ। और इनकी जो हुआ कि वो शादी होगी इनकी। तो उसके बाद जो सिडनी था ना, सिडनी जो था, अब सिडनी की बात हो रही है। आप देखिए ये सिडनी की ही बात नहीं हो रही थी। अगर हम देखें ये सिडनी स्प्रोस आर्केडिया पहले खुद ही लिखा, फिर जब ये मशहूर हुआ, इस बंदे ने क्या किया, उसने वापस रिवाइज किया इसका फर्स्ट वर्जन और इसे बहुत ही और ज़्यादा कम्प्लेक्स बना दिया। और उसने एक और करैक्टर ऐड किया, जो एक विकेट फीमेल थी जिसका नाम था रिलेटिव जो इनकी थी सिक्रोपिया। और मर्केडिया जो था वो डिटेक्टिव वर्क है। तो ये चीज़ें आती हैं इसमें। ओहो, ये क्या हो गया। तो यहाँ तक हो गया है, अब मेरे पेज ही आगे पीछे हो गए हैं।